सैमसंग और क्वालकॉम 2021 में नए चिपसेट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। सैमसंग लेके आ रहा है एक्जीनोस 2100 और क्वालकॉम लेके आ रहा है स्नैपड्रैगन 888। क्या लगता है कि सैमसंग का ये एक्जीनोस 2100 सैमसंग के लिए इस बार गेम चेंजर रहेगा? क्योंकि लास्ट टाइम सैमसंग को एक्जीनोस 990 के कारण मार्केट में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था, जिसके कारण सैमसंग की गुडविल पे भी एक बहुत बुरा असर पड़ा है। तो इस वीडियो में हम इन दोनों चिपसेट को कंपेयर करेंगे, साथ में बात करेंगे कि ऐसे क्या कारण थे जिसके कारण सैमसंग को अब तक फेल होना पड़ा और ऐसा क्या स्टेप सैमसंग ने लिया है जो अब सैमसंग के लिए चीजें फेवर में लेके आएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाना ना भूलिएगा और साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा सो दैट कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अपने इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए हमको इन दोनों प्रोसेसर के सीपीयू और जीपीयू की कॉन्फ़िगरेशन को जानना पड़ेगा सो दैट कि पिक्चर हमको क्लियर हो पाए। देखिए, स्नैपड्रैगन 888 और एक्जीनोस 2100 ये दोनों ही चिपसेट 5 नैनोमीटर फैब्रिकेशन के साथ आ रहे हैं। अब नेक्स्ट जो स्पेसिफिकेशन है, ये दोनों के दोनों ऑक्टा कोर चिपसेट है, मींस इनमें 8 सीपीयू कोर का यूज हुआ है। कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है इनमें, डिफरेंस केवल इतना है स्नैपड्रैगन ने क्रायो बेस्ड कस्टमाइज्ड चिपसेट का यूज किया है। अब इस क्रायो बेस्ड पे आप थोड़ा फोकस कीजिएगा क्योंकि इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। इन दोनों सीपीयू में जो फर्स्ट वाला कोर है वो हाई परफॉर्मेंस टास्क के लिए है। स्नैपड्रैगन 888 में क्रायो 680 बेस्ड कोटेक्स X1 विद अ क्लॉक स्पीड ऑफ 2.8 गीगाहर्ट्ज का यूज हुआ है। वहीं आपका एक्जीनोस 2100 में कोटेक्स X1 विद अ क्लॉक स्पीड ऑफ 2.9 गीगाहर्ट्ज का यूज होने जा रहा है। अब सीपीयू की जो नेक्स्ट 3 यूनिट है उनको लो परफॉर्मेंस टास्क के लिए रखा गया है। यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 में क्रायो 680 बेस्ड कोटेक्स A78 का यूज हुआ है विद अ क्लॉक स्पीड ऑफ 2.4 गीगाहर्ट्ज। वहीं सैमसंग एक्जीनोस में कोटेक्स A78 को यूज करने जा रहा है विद अ क्लॉक स्पीड ऑफ 2.8 गीगाहर्ट्ज। अब इस सीपीयू में लास्ट की 4 यूनिट एनर्जी सेविंग के लिए है। स्नैपड्रैगन 888 में क्रायो बेस्ड 680 कोटेक्स A55 का यूज होने जा रहा है विद अ क्लॉक स्पीड ऑफ 1.8 गीगाहर्ट्ज। वहीं सैमसंग कोटेक्स A55 कोर का यूज करने जा रहा है विद अ क्लॉक स्पीड ऑफ 2.1 गीगाहर्ट्ज। अब जीपीयू के बारे में बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन में खुद का डिजाइन और डेवलप किया हुआ एड्रेनो 660 जीपीयू का यूज करने जा रहा है। वहीं सैमसंग आर्म कंपनी के द्वारा डिजाइन और डेवलप किया हुआ माली G78 जीपीयू का यूज करने जा रहा है। अब लेते हैं अपना सबसे पहला वाला क्वेश्चन कि अब तक सैमसंग का एक्जीनोस प्रोसेसर फेल क्यों हो रहा था। एक्चुअल में सैमसंग का जो फेल होने का कारण था वो था उसके सीपीयू कोर का मोंगूस आर्किटेक्चर पे बेस होना। नहीं समझ में आया? रुको मैं क्लियर करता हूं। एक प्रोसेसर या फिर मैं ऐसा कहूं कि एक एसओसी एक सिंगल यूनिट नहीं होता है। एक्चुअल में ये बहुत सारे माइक्रो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जैसे सीपीयू, जीपीयू, मॉडम, डीएसपी और इस तरह के बहुत सारे कंपोनेंट जब एक सिंगल चिप में इंस्टॉल किए जाते हैं उस इंस्टॉल्ड चिप को कहते हैं एसओसी, यानी कि सिस्टम ऑन चिप। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि एसओसी में बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं, बट आपको ये मालूम है कि हर एक कंपोनेंट का अपना अपना आर्किटेक्चर होता है और हर एक कंपोनेंट किस तरीके से उस चिप में इंस्टॉल किए जाएंगे ये भी एक प्री डिफाइंड आर्किटेक्चर के बेस पे किया जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं पे भी लगा दिया जाए कि एक एसओसी बनानी है उसमें 10 सीपीयू लगा दो, 10 जीपीयू लगा दो ताकि पबजी बड़े धमाल से चले, उसमें 5 5G वाले मॉडम भी इंस्टॉल कर दो, भले ही 4G इंटरनेट जो है सही से ना चले, पबजी बैन हो गया हो, लेकिन फिर भी चाहिए तो चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो सैमसंग ने यहीं पे गलती करी। एक्चुअल में सैमसंग ने मोंगूस 5 आर्किटेक्चर में बेस 2 कोर का यूज किया एक्जीनोस 990 पे। पहले आर्किटेक्चर उसने आर्म से लिया, उसमें खुद से उसने R&D करी, उसके बाद ये 2 कोर उसने डिजाइन और डेवलप किए। वो कोर उसने एक्जीनोस 990 में यूज किया और इन्हीं 2 कोरों ने सैमसंग की नैया डुबा दी, क्योंकि सीपीयू का आर्किटेक्चर बनाना कोई छोटा काम नहीं है और ऊपर से उतने छोटे सीपीयू में मिलियंस ऑफ माइक्रो ट्रांजिस्टर को इंस्टॉल करना ये बहुत ही एक टीडी टास्क है। हालांकि होता तो ये माइक्रो इंजीनियरिंग से है, बट खुद ही सोचो कि पहले ही वो एसओसी इतनी छोटी है और उतनी छोटी एसओसी में भी इतना छोटा सीपीयू और उस सीपीयू के ऊपर भी बहुत सारे ट्रांजिस्टर। कहीं पे भी अगर मिसकैलकुलेशन होती है तो जो आउटपुट आप उस सीपीयू कोर से लेना चाह रहे थे वो आउटपुट आपको नहीं मिल पाएगी।
उल्टा उसमें इश्यूज आ जाएंगे, उससे आपको वो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी जो आपकी कैलकुलेशन कह रही थी। वो सीपीयू हीट हो सकती है जिससे और कंपोनेंट पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, हालांकि ये होने के चांस बहुत कम है, पावर लीकेज का इश्यू आ सकता है। इससे क्या होगा, आपकी एसओसी डेड हो जाएगी, और एसओसी डेड का मतलब है आपका डिवाइस जो है वो डेड हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आर्किटेक्चर का कितना बड़ा रोल है, और सैमसंग की गलती के बारे में भी रियलाइज हो गया होगा। सैमसंग ने सोचा कि वो किरिन और क्वालकॉम दोनों से आगे निकल जाएगा। यार आरएम सन 1990 के दशक से जो है केवल आर्किटेक्चर ही डिजाइन कर रहा है, और सैमसंग ने सन 2010 में अपनी R&D डिपार्टमेंट को सेटअप किया था। तो 20 साल का डिफरेंस है। आजकल बीपीयू में भी फ्रेशर को नहीं रखा जाता, तो ये तो एक सीपीयू कोर के आर्किटेक्चर की बात है, ये तो माइक्रो इंजीनियरिंग का बात है। तो आई होप आपको सैमसंग के फेल होने की पिक्चर तो क्लियर हो गई होगी। अब यहीं पे सैमसंग ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिस डिसीजन से सारी चीजें सैमसंग के फेवर में चली जाएगी। अब क्लियर करता हूं ये कैसे। अब सैमसंग ने क्या किया, नवंबर लास्ट ईयर में उसने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सारे ऑपरेशंस शट डाउन कर दिए। ये वही डिपार्टमेंट है जो एक्चुअल में काम करता था कोर्स के आर्किटेक्चर के ऊपर। तो इसका ये बेनिफिट है कि इन फ्यूचर में आपको मोंगूज आर्किटेक्चर के ऊपर कोई प्रोसेसर देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि अब उस लीक्स के रिगार्डिंग कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। तो अब जो लीक्स आ रही हैं उसमें यही है कि सैमसंग आर्म के कोटेक्स को यूज करने जा रहा है। आपने नोटिस किया कि क्वालकॉम और सैमसंग दोनों के दोनों आर्म कंपनी के डिजाइन किए हुए कोटेक्स कोर का यूज कर रहे हैं। तो फिर डिफरेंस कहां पे? मैंने आपसे वीडियो में स्पेक्स बताते हुए कहा था कि क्रायो वर्ड पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। एक्चुअल में क्रायो क्वालकॉम का खुद से डिजाइन किया हुआ कस्टमाइजेशन है जिसे वो आर्म कोटेक्स के ऊपर करता है, ताकि उस कोर की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सके। एज पर द लीक कस्टमाइजेशन तो सैमसंग ने भी की है, तभी आप देख सकते हैं कि सैमसंग के हर एक कोर की क्लॉक स्पीड ज्यादा है एज कंपेयर टू क्वालकॉम प्रोसेसर। बट अभी थोड़ा वेट करना होगा ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो पाए, क्योंकि एज पर द इंफॉर्मेशन तो सैमसंग का फ्यूचर ब्राइट दिखाई दे रहा है। और ये सैमसंग का फ्यूचर ही ब्राइट नहीं है, इसमें डायरेक्टली फायदा हमको भी है। क्योंकि आप सीधे तौर पे मानिए कि जितने भी हाई एंड डिवाइसेस आते हैं एंड्रॉयड फोन में, उनमें प्रोसेसर जो लगा होता है वो क्वालकॉम का लगा होता है। और क्वालकॉम क्या कर रहा है, हर एक अपडेशन के साथ अपने जो प्रोसेसर है उसका प्राइस भी 2 गुना रेट से बढ़ा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि डिवाइस की जो कॉस्ट है वो भी इंपैक्ट हो रही है। अभी अगर कोई कंपनी सैमसंग का हाई एंड प्रोसेसर यूज करती है और कोई सस्ते रेंज में डिवाइस निकालती है, तो उसको कॉस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए उस सस्ते डिवाइस में किसी ना किसी पार्ट को जो है डाउनग्रेड करना पड़ता है। या डिस्प्ले को डाउनग्रेड कर देंगे या कैमरे को डाउनग्रेड कर देंगे। इसका सीधा सीधा इंपैक्ट हम पर ही पड़ता है। अगर एक हेल्दी कंपटीशन सैमसंग क्रिएट कर देता है एक्जीनोस 2100 से, तो फिर ये जो मोनोपोली है क्वालकॉम की, ये खत्म हो जाएगी। एक हेल्दी कंपटीशन में हमको कम रेंज में भी अच्छा चिपसेट मार्केट में देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा कि सस्ते रेट में भी एक अच्छी कॉन्फ़िगरेशन वाला डिवाइस, अच्छे हार्डवेयर वाला डिवाइस हमको देखने को मिलेगा। तो ये डिसीजन सैमसंग के लिए ही गेम चेंजर नहीं है, ये पूरी मार्केट के लिए गेम चेंजर है, पूरी मोबाइल इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर है। एनीवे दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही कहूंगा कि लेट्स वेट। आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।